हरियाणा में ऐसा काम करवा दिया कि वो आने वाले समय के अंदर जीत निश्चित है, या वो कुछ भी इंडिविजुअल भी खड़ा तो भी मंत्री या एमएलए बन सकता है। देखो, कोई काम उसका ऐसा है कि ऐसा है कि मेरी आवाज सुनो, क्या नजरिया है, किस तरीके देखते हैं, वो आवाज किसको सुनाने का काम कर रहे हैं? लगता है आने वाले समय के अंदर जेजेपी पार्टी या जैसे बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में, जेजेपी पार्टी दोनों मिलकर सत्ता में राज कर रहे हैं, क्या लगता है किसानों के लिए किस तरीके का विकास कार्य करवा पाएंगे? पिछली बार मैं देख रहा हूँ किसान टेंट लगा के बैठे हुए, क्या ऐसा समय आन पड़ा कि किसानों को टेंट लगाकर पार्टी के ऑफिस के सामने बैठना पड़ा? देखिए 23 सितंबर को नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोदैया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी साथियों हम खड़े हैं उचाना के अंदर, और उचाना की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूँ, जेजेपी का जो ऑफिस है बिल्कुल उसके सामने टेंट लगाकर किसान अपना धरना लगा के 4 दिन से बैठे हुए हैं, और काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड चल रही है। और अब हमारे साथ किसान नेता आज़ाद पहलवान जी हैं, एक बार इनसे बात करते हैं किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज़ाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखो किसानों के लिए आप आवाज़ उठाते, पूरा ग्रुप किसानों की आवाज़ उठाता रहता है और समय समय पर धरना प्रदर्शन भी करता है। देखा जाए जेजेपी का ऑफिस या किसी भी पार्टी के ऑफिस के सामने पहली बार मैं देख रहा हूँ किसान टेंट लगा के बैठे हुए, क्या ऐसा समय आन पड़ा कि किसानों को टेंट लगाकर पार्टी के ऑफिस के सामने बैठना पड़ा? देखिए 23 सितंबर को रोहतक जाट भवन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि जो फसल खराबा होया है, जो बाढ़ से नुकसान होया है, तो उसका सरकार मुआवजा देने का काम की, और जो बकाया मुआवजा है वो जल्दी ही जल्दी खाते में डालने का काम करे, और बीमा क्लेम की राशि किसानों के खाते में डाली जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर 9 तारीख का समय रखा था, और पहले संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने चिट्ठी भी भेजने का काम किया था दुष्यंत चौटाला के पास, लेकिन चिट्ठी भेजने के बावजूद भी ना तो दुष्यंत चौटाला मिला, ना उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मिला। मजबूरन बस यहाँ पर धरना लगाने का काम किया संयुक्त किसान मोर्चा ने, और समय भी दिया था। जो पीए वगैरह ने बताया, बातचीत की, तहसीलदार के माध्यम से बातचीत हुई कि 11 तारीख को दुष्यंत चौटाला विदेश से वापस लौटेंगे, और 11 तारीख को वो टाइम देंगे या ना देंगे उनसे पूछ के आपको बता दिया जाएगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि 12 तारीख हम उनको और देते हैं, और 13 तारीख को फिर हमारी कल फिर पंचायत हुई थी, जिसमें पहले हमारा ये सांकेतिक धरना था। लेकिन ना तो दुष्यंत चौटाला ने बात करी, ना किसी अधिकारी ने बात करी। हम चाहते थे कि दुष्यंत चौटाला के साथ आधिकारिक बैठक हमारी हो, और इन समस्याओं का समाधान दुष्यंत चौटाला करे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला इस विभाग के मंत्री भी है। इसीलिए किसान पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा में लेना चाहता था। तो कल हमने फैसला लिया, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने, जिसमें 10 संगठनों ने भाग लिया था। सब ने सलाह मशवरा करके यह निश्चितकालीन धरना, जब लग दुष्यंत चौटाला के साथ आधिकारिक मीटिंग नहीं हो जाती, हमारी ये जो मांगे बताई थी मैंने, इनका समाधान नहीं हो जाता, किसानों को बीमा राशि नहीं मिल जाती, लंबित मुआवजा हो नहीं मिल जाता, और जो खराब फसलों का मुआवजा है, और जैसे बाढ़ से, ओलावृष्टि से, आगजनी से वो मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकरण को देखते हुए हमारे साथ मास्टर जी हैं, एक बार उनसे और बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखा जाए 4 दिन से आप धरने में बैठे हैं, क्या लगता है आने वाले समय के अंदर जेजेपी पार्टी या जैसे बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में, जेजेपी पार्टी दोनों मिलकर सत्ता में राज कर रहे हैं, क्या लगता है किसानों के लिए किस तरीके का विकास कार्य करवा पाएंगे? ऐसा है कि ये सरकार बेसिकली किसान और मजदूर विरोधी है। हम किसानों ने तो बड़ा मोर्चा लगा के दिल्ली के अंदर मोदी को झुकाया और काले कानून वापस करवाए, लेकिन अभी भी मोर्चे की मांग, चाहे वो एमएसपी के कानून बनाने की बात हो, खरीद की गारंटी की बात हो, अभी भी सारी मंडियों में जाकर के देखो, जो धान की पिटाई हो रही, बाजरे की पिटाई हो रही है, वो हमारे सामने है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी वर्गों के साथ, आपको पता है हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर हैं जो पिछले 2 महीने से सड़कों के ऊपर हैं। एक तरफ बेटी बचाओ का पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ आज उनकी क्या दुर्गति कर रखी है। चंडीगढ़ में पिटाई भी हुई, चंडीगढ़ में पिटाई हुई। हमारी महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आई, जो देश की शान थी, उनके साथ जो व्यवहार किया जंतर मंतर के ऊपर। यहाँ हरियाणा का जो मंत्री है संदीप, उसने हमारी बेटी के साथ, जो कोच थी, उसके महिला कोच के साथ जो व्यवहार किया, ये बिल्कुल सामने है। ये महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। लेकिन ये हरियाणा सरकार जान ले इस बात को कि जब मोदी को किसान झुका सकते हैं, हरियाणा के अंदर किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है
अभी थोड़ा फसल का कटाई कढ़ाई का बिजाई का टाइम है, ये निकल गया तो फिर वही स्थिति पहुंच जाएगी जो इनकी पहले थी। जैसे पहले इनको आपको पता होगा उचाना में तो ये दुष्यंत का खट्टर का यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, पूरे हरियाणा के अंदर जो स्थिति बनी थी। अब इनको इस बात की गलतफहमी होगी हो कि अब तो किसान चुप बैठ गया है, ये इनकी गलतफहमी है। अभी हमारा सांकेतिक धरना है, ये चलेगा। कितने लंबा समय तक ये चल सकता है धरना? ऐसा है कि संयुक्त मोर्चा ने तो हमारे को एक पाठ पढ़ाया है कि दिन गिनने छोड़ दो। हमने पहले भी दिन नहीं गिने, आगे भी दिन नहीं गिनेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और जब तक मुद्दों का हल नहीं होगा। इसके तो हमें मतलब उचाना में तो बड़े अचरज की बात है कि यहाँ तो किसी भी दफ्तर के अंदर कोई बैठता है, कोई पदाधिकारी होता है, यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ तो उचाना वालों ने बताया कि यहाँ तो एक आता है, इसका कोई पीए है, वो हफ्ते में अपनी वो हफ्ते में एक दुकानों का होता था पहला इतवारिया बोला करते उसको कि इस किस्म का काम है तो हफ्ते में एक दिन आवे और अपनी उगाई करके ले जाता है। शोकन जी, अब मेरे को एक चीज बताइए। हाँ जी, कुछ दिन पहले एक रैली का प्रोग्राम किया गया था जींद एकलव्य स्टेडियम के अंदर, जिसका नाम था मेरी आवाज सुनो। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक प्रोग्राम किया था और 9 साल सत्ता में उनको और उनके बेटे को हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी आवाज सुनो। क्या नजरिया है, किस तरीके देखते हैं, वो आवाज किसको सुनाने का काम कर रहे हैं? ये उसको खुद कोई नहीं समझ में आ रहा, जो सुनने गए थे उनको भी समझ में नहीं आया। और इसका तो जवाब लोगों ने दे दिया था। जो पोस्टर लगे हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था वीरेंद्र सिंह का फोटो था, मेरी आवाज सुनो, तो लोगों ने उसके नीचे लिख दिया था कि तेरी आवाज सुनते सुनते हमें 40 साल हो गए, अब तो लोगों की आवाज सुन ले। ये जवाब दे दिया था। और उस रैली के अंदर ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या घोषणा करेगा, लेकिन वो साफ आ गई बात कि जितने भी लोग गए थे वो निराश होकर लौटे, क्योंकि उनके तो दिमाग में ये थे कि आज ये बीजेपी को अलविदा कह देगा। लेकिन ये सत्ता का जो लालच है ना, ये बीजेपी को छोड़ने नहीं दे रहा, क्योंकि बेटा सांसद है। अब उसकी क्यों तनख्वाह खत्म करेगा? जब तक चुनाव नहीं आते तब तक बीजेपी छोड़ने का मायदा नहीं। और बीजेपी छोड़ दे तो आगे जाए कहाँ? उचाना वालों को तो समझ में नहीं आती। उचाना में तो बहुत से गणे कहते वीरेंद्र आज कांग्रेस में, वो फिर दुबकी मार जाते। उनके लिए तो वो बेचारे डंडाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। उचाना के जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो कांग्रेस में चला जाए या इनको छोड़ दे, अकेला इंडिविजुअल खड़ा हो जाए, क्या चाहते थे उचाना की जनता? ऐसा है, देखो उचाना में जनता तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, सभी प्रकार के मतों के लोग हैं। जो उस दिन गए थे उनकी इच्छा तो थी कि छोड़ दे, लेकिन वो तो सारे कोई गिनती के लोग थे। रैली ठीक है, कामयाब थी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरे हरियाणा से थी। उचाना वालों को तो 40 साल का मतलब पूरा हिस्ट्री सीट यहाँ पड़ी उनकी। कांग्रेस में भी रहे, वो मंत्री भी रहे। एक सवाल है, वो मंत्री भी रहे, लड़का MP भी है इस टाइम पे, और हालिया फिलहाल दोनों बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा आप दावे से कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह ने उचाना में ऐसा काम करवा दिया कि वो आने वाले समय के अंदर जीत निश्चित है, या वो कुछ भी इंडिविजुअल भी खड़ा तो भी मंत्री या MLA बन सकता है? देखो ऐसा है कि हमको चुनावी चर्चा किसान मोर्चे की दृष्टि से नहीं करेंगे, एक तो हम ये साफ कहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह ने यहाँ क्या करवाया उचाना की जनता को अच्छी प्रकार मालूम है। ना तो यहाँ कोई सरकारी कॉलेज है, ना यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। यहाँ तो सबसे बड़ी एक समस्या है जो ये उचाना हल्का के बीचों बीच रेलवे लाइन निकलती है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक पुली तक आज नहीं बनाई गई है, 40 साल हो गए, जिससे बहुत भारी परेशानी होती है। क्योंकि रिश्तेदारियाँ हमारी, मेरा गांव उचाना खुर्द है, हमारे से आगे काकड़ू दुर्जनपुर ये गांव है, मंगलपुर बनपुर, उधर से हमारी रिश्तेदारियाँ खटकर छात्र इस साइड में हैं। कई बार तो ऐसी होती है कि मौत हो जाती है किसी रिश्तेदारी में, तो बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ घंटों घंटों जाम लगा रहता है, मतलब यहाँ से फाटक पार नहीं कर सकते। तो ये एक नमूना है। बाकी तो सारी बातें ये चुनाव के मौके पे चुनाव की पार्टियां बताएंगी, सब लोग बताएंगे। आज क्योंकि हम संयुक्त मोर्चा के प्लेटफार्म पे आप हमारे से बात पूछ रहे हैं, तो किसानी के बारे में ही पूछे, उसमें हम ये कहना चाहते हैं साफ तौर पे, किसानी पे ही एक सुनो हमारी इसमें कहना चाहते हैं कि आज वीरेंद्र सिंह कुछ भी कहे कि मैं किसान हितैषी हूँ, हकीकत क्या है? जिस दिन मोदी इस देश के अंदर ये किसानों के लिए काले कानून लेके आया था, जमीन को छीनने के, इस पे जमीनों के ऊपर कब्जे करने के, उस दिन वीरेंद्र सिंह का बेटा उस लोकसभा के अंदर सांसद था, और मोदी ने ये कानून पेश किया और ये मेज थपथपा रहा था। क्या ये किसी छुपी हुई बात है? तो आज ये कोई कहे कि मैं किसान हितैषी हूँ, अजीब बात है। वो अलग बात है कि छोटू राम जी के नाती हैं,
छोटू राम जी ने तो मंडी का कानून बनाया था, फसल खरीद का कानून बनाया था, जमीनों को कूड़े कोने से बचाया था, हिंदू मुस्लिम की एकता कायम की थी। छोटू राम का नाम लेकर आखिर ये कब तक चलती रहेगी बात? आज वीरेंद्र सिंह और ये बीजेपी का चरित्र क्या है? हमें तो वो दिन भी याद है कि यहाँ जाट आंदोलन के ऊपर जब ये आंदोलन चल रहा था, ये तो कहता है कि मैंने मदद की। अरे मदद क्या की? एक एमपी ये था, ये जाट के नाम पे कर रहा था, और एक सैनी था, वो नॉन जाट के नाम के ऊपर कर रहा था। यानी जनता को बांटने के, मोदी के इशारे के ऊपर, अमित शाह के इशारे के ऊपर, उनको खुश करने के लिए दोनों एमपी हरियाणा के समाज को बांटने ही लगे हुए थे, जिसका यहाँ 40-50 के करीब लोगों की मौत हुई, अरबों खरबों का यहाँ सामान जलाया गया, शहरों में आग लगाई गई, और समाज के अंदर एक नफरत का जहर फैलाया गया। तो लोग उसको भूलेंगे थोड़ा ही। बिल्कुल। चलिए आज़ाद जी से बात करते हैं। आज़ाद जी, वीरेंद्र सिंह का एक उन्होंने ये कहा था, भरी सभा के अंदर लाखों लोग बैठे हुए थे वीरेंद्र सिंह की रैली के अंदर, उन्होंने कहा था मैं सिर्फ अभी आवाज़ उठाऊंगा किसान और मजदूर की। इतने साल उन्होंने राजनीतिक करियर हो गया उनका लंबे समय से। जब कानून पास हो रहा था, जैसे मास्टर जी ने बताया कि वो मेज़ को थपथपाने का काम कर रहे थे, उनके लड़के एमपी थे उस टाइम पे, जब वो किसान मजदूर की आवाज़ कहाँ चली गई थी? एक बार अपने शब्दों में बताइए, किस तरीके देखते हैं? देखो, सबक तो कि वीरेंद्र सिंह जब सत्ता में होता है नहीं, जब तो किसान मजदूर की और कमेरे की और गरीब की किसी की बात नहीं करता। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो जाता नहीं, जब उसने किसान मजदूर कमेरा महिला ये कृषि वैज्ञानिक सब कुछ याद आ जाता है। वीरेंद्र सिंह की एक आदत बनी हुई है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह 50 साल से यहाँ लोगों को बका रहा, उसकी बकाने की आदत है। वो ये अब भी ये समझता है कि लोगों को फिर बका लूँगा, क्यों बार बार। लेकिन हम कहना चाहते हैं काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब वो समय जा लिया, लोगों ने 13 महीने ये आंदोलन की जो ट्रेनिंग ली है, जो मास्टर जियों वर्गियों ने सूझबूझ से जो इस आंदोलन को चलाया, संयम से, शांति से, और लोगों को जागरूक किया, उसी का परिणाम है कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं। और अब ये कहता है कि मेरी आवाज़ सुनो। भाई किसी ने ना तो उसकी आवाज़ सुनी। दूसरा हमें ये पूछना चाहे, भाई वीरेंद्र सिंह सुनाना है किसने चाहा था? लेकिन अब ये बात है कि वीरेंद्र सिंह ने जैसे बताया कि पोस्टरों पर लिख दिया, भाई तू पब्लिक की तो सुन ले, लेकिन पोस्टरों पर लिखा क्या था वो भी सुन ले। पोस्टरों पर ये लिखा था, भाई तू आराम कर ले घर बैठ के न, और किसी किसान मजदूर के छोरे ने आशीर्वाद दे दे, क्योंकि तने 50 साल जो चौधरी छोटू राम के नाम का खाया है नहीं, उसने किसान मजदूर कमेरे के हित में कानून बनाए थे और उनकी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अगर ये असली वारिस है चौधरी छोटू राम का, यहाँ से या पूरे हरियाणा में इसने किसान मजदूर के बालकों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऊंचाना में अब समय आ गया, पोस्टरों पे ये लिखा था, भाई तू घर आराम कर, तू अब बूढ़ा हो गया, ना तो बेइज्जती छोटू राम की करवावे, उसको नाम को बदनाम ना करवावे और ना खुद की करवावे, अब घर बैठ जाए। आज़ाद जी, देखा जाए बहुत सारे नेता ऐसे हैं हरियाणा के अंदर, वो कोई छोटू राम के नाम से है, कोई देवीलाल के नाम से है, अपना पुश्तैनी करियर बताते हुए कि वे पुश्ते हूँ मैं उसकी या उसका स्वरूप हूँ, इस तरह की भावनाओं से जनता में आते हैं और जनता उसके साथ लग जाती है। आने वाला 2024 के जो चुनाव है, संयुक्त मोर्चा उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, या तो बात तेरी सही है बिल्कुल कि जो कर ये भी बकान पर लग गया था, हमें दूसरे चौटाला ने बका लिए, क्यों देवीलाल का चेहरा दिखा दिया और लोगों ने वोट दे दिए, 47,000 तो जिता भी दिया। लेकिन अब ये बयान के देवे है, बोला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जींद को और हरियाणा को कुछ लोग, लेकिन इसने दूसरी उप मुख्यमंत्री हमने बनाया, ऊंचे आना है पाकिस्तान बना दिया। कोई बात सुनी जा रही है कि 10 महीने तो तहसील में बैठा न हो गए, हमने गुमशुदगी की भी रिपोर्ट लिखाई, हमने थाने में गुमशुदा की FIR भी दर्ज कराई, विरोध प्रदर्शन भी करा, लगातार धरना चल रहा है कि डैकल हेड से हमें पानी दिया जाए, यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, लोगों को साफ पानी मिले पीने का। साफ पानी भी नहीं है बहुत सारे गाँवों में। वो देखो पाकिस्तान किस प्रकार से बना, अरे आज पूरे हरियाणा को बना दिया, जब पूरा हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में बैठा है। अरे यो हवाई जहाज में अमेरिका घूमे है, कोई आड़े ऊंचे आने में भी आलिया 12 तारीख ने, लेकिन कारण गए क्यों नहीं बात करके गया भाई? इसे का महकमा रेन्यू मंत्री है, कृषि मंत्री से मिले थे, उसने कहा भाई तारी समस्या हल होगी तारा मंत्री से रेन्यू, और पूरा हरियाणा आशा और उम्मीद लेके आया था कि ऊंचे आना चलो तो वहां पर दूसरे चौटाला के ऑफिस का आके समस्या हल होगी।
तो अभी एक साथी और उनसे बात करते हैं, आजाद जी इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। और बलबीर जी, अगर सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से बड़े मीडिया हाउस तो हमारे से दूर हो गए, वो तो कारपोरेट का ही पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों ने हमारी पूरे देश में और दुनिया में खबरों को भेजा है, जिसकी वजह से हम जीत लेकर आए दिल्ली से, और उस जीत का उतना ही श्रेय आप लोगों को भी है जितना हमें है। बिल्कुल बिल्कुल, और शुभकामनाएं भी रहेंगी इसी तरीके से, अच्छे और शुभ कार्य आप किसान मजदूर की आवाज़ उठाते रहेंगे। आपसे एक छोटा सवाल है मेरा, अगर देखा जाए पूंजीपतियों के बीजेपी सरकार जो हालिया पक्ष में सरकार है, बीजेपी सरकार 5-5 हज़ार करोड़ माफ कर देती है अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर लेता है, 40,000 रुपये के लिए उसका ट्रैक्टर तक उठा लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो देश में दो बात कोई एक नहीं है, बहुत सारी बातों को लेकर यदि आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीब लोगों के बांटे में बहुत कम आ रही हैं चीज़ें, और अमीरों के ही एक तरह से सरकार पक्षधर हो रही है। कारपोरेट को ही तो काले कानून बनाए थे भाई, उनको और मजबूत करना हुआ और अमीर करना है, और आम जनता को एक तरह से ये चाहते हैं कि भाई रोटी यदि जनता को मिल जाए तो उसको एहसास हो कि हम तो अब मौज होगी निहाल हो गए, लेकिन उसकी और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो सरकार का जो पक्ष है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो कारपोरेट के पक्ष में है, बड़ा पूंजीपति के पक्ष में है, और आम जनता तो केवल वोटों के दिनों में याद आती है और वोट ले जाते हैं। आप देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला को यहाँ से जिताया गया था, और आज 6ठा दिन है हमारे इस आंदोलन का। यहाँ पर 5 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। कल से यह अनिश्चितकालीन बदल दिया है मोर्चे के द्वारा। पूरे हरियाणा में 11 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आई बिना बारिश के, पहाड़ियों पे बरसा और हरियाणा डुबो दिया। उसमें इनकी नाकामियां, ना जमुना की सफाई हुई, ना घाघर नदी की सफाई हुई, ना उनके तटबंध मजबूत किए गए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में 7 लाख एकड़ जमीन बर्बाद होगी, उस पर खड़ी फसल, कितने ही लोगों की जान चली गई। 45 की इन्होंने 40 में अन्याय है, और बड़ी शर्म की बात है, कल 4 लाख रुपए के हिसाब से 3 दिन पहले इन्हें कैबिनेट मीटिंग में पास किया है। एक किसान की जान 4 लाख रुपए में तोल दी इन्हें। उनके हजारों की संख्या में पशु बह गए, और ट्यूबवेल टूट गए हैं, नए सिरे से पौध लगानी पड़ी। आज तक 1 रुपया भी किसी किसान के खाते में मुआवजा नहीं आया। और 7 जिले हमारे सूखे से पीड़ित हैं, सिरसा डबवाड़ी से लेकर और मेवात तक, ये जितने भी राजस्थान बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में बहुत बुरी तरह फसल सूखी हुई है। उनका 1 रुपया नहीं दिया गया। केवल बात कहने से काम नहीं चलता, पेट नहीं भरता। हमें ये एहसास है, यदि किसान ने दोबारा खड़ा होना है तो सरकार से अपने हक लेने पड़ेंगे, और खासकर जो मुआवजे 4 साल के इकट्ठे हो रहे हैं, और सभी 4 साल के माल मंत्री या राजस्व मंत्री के कलम से पास होने हैं, और उसी की कलम से बंटवारा होना है। तो इसलिए हमने ये हुआ कि भाई हम अपना राजस्व मंत्री के पास जाएं, जो मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि जींद से एमएलए है और जींद में उसका दफ्तर है, इसलिए यहाँ बैठे हैं हम। मास्टर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी राजस्थान के अंदर जेजेपी पार्टी अपना पुरजोर से ढोल बजाकर अपना प्रचार कर रही है, और बता रही है कि आप जींद जाइए, उचाना जाइए, वहाँ के विकास कार्य देखिए, तब हमें वोट दीजिए। ये क्या मानते हैं इस लाइन? ये बड़ी खुशी होगी हमें यदि राजस्थान के साथी यहाँ देखने आ जाएं, और यदि वो नहीं आते तो हम जरूर जावांगे। और हम ये बताया कहाँ आवांगे, उन्हें भाई 5100 पेंशन देने का वायदा कराया था, अभी भी 2750 रुपए पेंशन है। आज भी सिक्का के अंदर रोड शो है उनका। हमें बता रहा हूँ आपने, जे वो आए राजस्थान के लोग तो बहुत खुशी की बात है, हम उन्हें पूरा घूम कर दिखाएंगे उचाना को। लेकिन वो नहीं आते तो हम जरूर जाएंगे, जहाँ भी दिग्विजय खड़ा होगा या इसके कार्यकर्ता खड़े होंगे, और लोगों को बताएंगे बुढ़ापा पेंशन 5100 करने का वायदा कराया था, अभी भी 2750 रुपये ले रहे हैं। और हमारे साथ जो वायदे किए थे इसने, उसमें कहीं भी नहीं है। 4 साल का मुआवजा 2020 का अभी तक शर्म की बात है सरकार के लिए, 21 का, 22 का, 23 का मुआवजा अभी तक पेंडिंग है। और ये मंत्री है खुद, यदि कोई और मंत्री होता तो ये कहा जा सकता था, जैसे बुढ़ापा पेंशन पे ये कह देता कि मैं अकेला राज में नहीं हूँ। ये तो तेरी कलम से है भाई, तेरा मंत्रालय से, तेरा विभाग से, FCR से बात करके सारा पैसा जारी करवाने की अक्षमता है, अब में करवाइए। कम से कम हम राजस्थान में अपने किसान साथियों को ये जरूर बताएंगे कि इनकी झूठ के
ना सुनना। और ये कहीं भी किसान के पक्ष में नहीं है, ये तो किसान विरोधी हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के किसान साथी, जिन्होंने अभी 5वां दिन है इनका धरना स्थल का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.